हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। साइकोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट इसके अलावा ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी जनरल लाइफ से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये ना केवल आपकी स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जिसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप ह्यूमन बिहेवियर के एक स्टेप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लोग इतने ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस क्यों बनाते हैं? क्यों किसी भी सिचुएशन में वो अपना एक ओपिनियन देते हैं जो केवल ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ही होता है और कुछ भी नहीं। तो आज के इस वीडियो की क्विकली स्टार्टिंग करते हैं जिसमें हम सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 टर्म यहाँ पर यूज़ हैं। मैकेनिज्म तो बेसिकली स्ट्रैटेजी ही होता है, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, दैट कम्स अंडर मैकेनिज्म। और जो डिफेंस वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डिफेंस तो आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चला गया, उसको सिचुएशन को डिफेंड करना पड़ा। जब भी हम डिफेंड करने की कोई बात करते हैं, तो एक पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो नेगेटिव है, जिसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से क्योंकि डिफेंसिव हम खुद की तरफ से होते हैं। तो जब हम किसी सिचुएशन को डिफेंड करते हैं, किसी पर्सन को डिफेंड करते हैं, किसी बात के लिए डिफेंसिव होते हैं, उस सिचुएशन में हम किसी नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से होता है, मैं पहले आपको केवल अभी डिफेंसिव को समझा रही हूँ कि कैसे डिफेंसिव हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में हो जाते हैं। सबसे पहली बात, मान लीजिए आप हमेशा कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत राइट टाइम रहते हैं, बहुत डिसिप्लिन में आप रहते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है लेट होना। तो अगर आप एक दिन भी लेट हो जाएंगे तो वो चीज़ आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। हो सकता है वो औरों को कोई फर्क ना भी डाले, लेकिन ये क्योंकि आपको फ़र्क डाल रही है लेट होना, तो उस चीज़ के बारे में आप हो सकता है कि एक्सक्यूज़ देने लग जाएँ। और ऐसा होगा ही, इनफैक्ट होता ही है कि जब आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो अगर आप एक दिन भी लेट हो जाएँगे, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना लॉजिक देंगे। वो लॉजिक ट्रू भी हो सकता है, फ़ॉल्स भी हो सकता है, आपका क्रिएटेड भी हो सकता है, फ़ेक हो सकता है, कि आपने कहा कि अरे आज बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, इस वज़ह से मुझे लेट हो गया। कुछ भी जो सिचुएशन है, वो जो आपको अंदर से एंग्ज़ायटी दे रही है, उस एंग्ज़ायटी को सैटिस्फाई करने के बाद, आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम एंड कंपोज़्ड फ़ील करते हैं फ्रॉम विदिन कि मैंने ऐसा एक्सक्यूज़ दे दिया, राइट? ये तो एक हो गया नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन बहुत सारे लोग हर दूसरी बात में एक्सक्यूज देते हैं। एक्सक्यूज इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, जो एक बहुत छोटे बचपन से ही बच्चे शुरू कर देते हैं किसी बात पर अपनी बात को रखना, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्यूज दे देना। वो भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सक्यूज का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ जिससे आप बेसिकली समझ पाएंगे डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती हैं, क्योंकि अभी हम उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे। लेकिन बेसिक तौर पर अगर हम देखें तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो हमें किसी भी टाइप की एंग्जाइटी देती है, हमें ऐसा फील होता है कि हम यहाँ पर गलत हैं, तो हम खुद को सही साबित करने के लिए, वो खुद को सही हम जरूरी नहीं है खुद की नजरों में कर रहे हैं, वो खुद को सही हम दूसरे की नजर में करने लगते हैं कि दूसरा ये सोचे कि हाँ ये तो हमेशा टाइम पर आता है, तो आज लेट हो गया होगा, तो ऐसी बात हो सकती है। या ऐसा रोज में करने वाले लोग भी होते हैं, जैसे जो कोई रोज ही लेट जाता है और उसको लगता है कि रोज मुझे पॉइंट आउट कर रहे हैं लोग, तो वो भी ऐसा कह सकता है कि कोई भी बहाना बना सकता है। तो एक्सक्यूज देना इज वन ऑफ अ वेरी कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेटेजी डेफिनेटली, जिसको हमने मैकेनिज्म का नाम दिया। और डिफेंसिव तो हम होते ही हैं इसमें, इसी वजह से ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी जिसमें हम डिफेंसिव होते हैं, उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और डिफेंस मैकेनिज्म तभी अप्लाई की जाती है जब हम कभी भी अपने नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस या एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी ईगो के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म कितने टाइप की होती हैं। बचपन से जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करने लगता है जिनको हम टैंट्रम का नेम देते हैं। उन टैंट्रम्स को हम बोलते हैं एक्टिंग आउट। तो सबसे पहली डिफेंस मैकेनिज्म है जो छोटे बच्चों से शुरू हो जाती है, काफी बेसिक है ये, इसे हम बोलते हैं एक्टिंग आउट, जिसमें बच्चा हमें कुछ एक्ट करके दिखाता है अपनी बात को मनवाने के लिए। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट थ्रोइंग टैंट्रम्स। तो जब बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं तो हम उस डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिंग आउट बोलते हैं। ये छोटे बच्चों में ही देखी जाती है, बड़ों में बहुत कम हो जाता है इसके होने के चांसेस, राइट? तो पहली हमारी डिफेंस मैकेनिज्म हो गई एक्टिंग आउट। सेकंड हम बात करते हैं डिनायल। वेरी इजी, किसी भी चीज को सिरे से नकार देना, बिल्कुल ही एडमिट करने के लिए राजी ना होना, इसे हम बोलते हैं डिनायल। डिनायल को हम डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक डिनायल की स्टेज तब भी होती है
जब कोई पर्सन मान लीजिए किसी का कोई लव्ड वंस है जो उसे छोड़कर चला गया है, अब उस केस में वो उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। एक तो ये इस टाइप का डिनायल हो गया, किसी को कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है जिसके बारे में जब उसे पता चल रहा है तो वो उसे मानने को राज़ी नहीं है। एक ये होता है डिनायल का टाइप, और दूसरा डिनायल वो होता है जो हम किसी सिचुएशन से बचने के लिए अपनी नॉर्मल डेली लाइफ़ में किसी भी चीज़ को डिनाई कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं पता है किसने किया, मैंने नहीं किया। आई डोंट नो हू हैज़ डन दिस। तो हम जब किसी सिचुएशन में खुद को बचा के ले जाना चाह रहे होते हैं, हम वहाँ पर भी डिनाई कर देते हैं, और एक डिनायल का जो नेक्स्ट लेवल होता है जहाँ पर पर्सन किसी के भी बताने के भी बाद भी वो मानने को राज़ी नहीं होता है। तो डिनायल ही हमने 2 डिफरेंट फॉर्म्स में देख लिया। तो डिनायल इज़ आल्सो वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़्म, जिसमें हम जो भी नेगेटिव सिचुएशन होती है उसके खिलाफ अपने आप को पॉजिटिवली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं बाय कंप्लीटली डिस्कार्डिंग, कंप्लीटली डिनाइंग द सिचुएशन, राइट। थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन और रिग्रेशन, अभी हम रिग्रेशन की भी बात करेंगे। दोनों नाम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों को समझेंगे। इनफैक्ट मैं रिप्रेशन के बाद आपको रिग्रेशन ही बता दूंगी, तो एक साथ भी समझ जाएंगे आप। रिप्रेशन में कौन सा वर्ड आपको इजीली नजर आ रहा है? अगर इसको फोकस करने की आप कोशिश करेंगे तो सी रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड कब होती हैं? कोई भी चीजें हमारे अंदर, रिप्रेस का मतलब हो गया उसको दबा देना। किसी भी ऐसी फीलिंग को जब हम उसको पूरी तरीके से दबा देते हैं, याद नहीं करना चाहते होते हैं, इस तरह से हम उस एंग्जायटी प्रोवोकिंग थॉट को डिसमिस कर रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, रिप्रेशन को, आई एम सो सॉरी, रिप्रेशन को ध्यान से समझिएगा। किसी पर्सन के साथ अगर बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जो उसके लिए वो शेमफुल हो, कोई सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो उसने देखा हो जिसको वो रिकॉल नहीं करना चाहता, या फिर कोई भी ऐसी फीलिंग जो चाइल्डहुड में उसने डेवलप की थी या मे बी किसी और टाइम पे उसने डेवलप की थी, या हो गई थी डेवलप उसके साथ में, तो उस चीज़ को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता। तो उस फीलिंग को वो अपने माइंड में कहीं न कहीं दबाने की कोशिश करता है, और इसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। जब वो ऐसा करता है तो इसी फीलिंग को हम कहते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन में ज़्यादातर जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो खुद ही डिसमिस हो जाती हैं। उसके लिए बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्योंकि हम उस चीज़ पर अपना ध्यान नहीं लगाते, ज़ोर नहीं लगाते। किसी चीज़ को भुलाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप उसको भुला थोड़ी रहे हैं, आप तो उसको फिर याद ही रख रहे हैं एक तरीके से। तो रिप्रेशन में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का जो फेज़ होता है बच्चे की लाइफ़ में, वहाँ पे बच्चा अपने ऑपोज़िट सेक्स पेरेंट के टुवर्ड्स लव शो करता है, और सिमिलर सेक्स पेरेंट के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता है। लेकिन जब वो फेज़ से वो आगे बढ़ जाता है, तब ऐसा नहीं रहता। अगर एक जो सन है, वो अपने फादर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स रखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस फीलिंग को लेकर आगे बढ़ता है, वो तो उसकी लाइफ़ का एक फेज़ होता है। अब उस फेज़ से निकलने के बाद जो वो सन है, वो अपने फादर के टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है, लविंग भी हो जाता है, केयरिंग भी हो जाता है। तो ये जो उसकी उस समय की फीलिंग्स थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहा था अपने फादर के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक दुश्मन वाली फीलिंग डेवलप जो कर लेता है, वो ऑटोमैटिकली रिप्रेस्ड हो जाती हैं। सिमिलर इज़ द केस विद द इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। गर्ल्स के साथ भी यही होता है कि जो वो अपने नेगेटिव थॉट्स जो भी जनरेट होते हैं ना, वो ऑटोमैटिकली डिफेंस मैकेनिज़्म की तरह से रिप्रेस्ड होके वॉश्ड आउट हो जाते हैं, फेड अवे हो जाते हैं। वॉश्ड आउट तो नहीं कहेंगे, फेड अवे हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको याद भी आ सकती हैं वो चीज़ें। किसी के साथ अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो शेमफुल है, कुछ उसने कुछ भी ऐसा देख लिया था जो वो किसी के से कह नहीं सकता, ऐसी सारी बातें ऑटोमैटिकली डिसमिस हो जाती हैं और वो रिप्रेस्ड हो जाती हैं, राइट। तो रिप्रेशन में जैसे मैंने आपको बताया, हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता, इंटरनली ही वो हमारे ज़्यादा ध्यान ना देने की वजह से वो फेड आउट हो जाती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रिप्रेशन। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इसके बाद रिग्रेशन की बात करूंगी, तो रिग्रेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसमें इंसान रिग्रेट करता है। बड़ा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है कि रिग्रेट हम कब करते हैं। रिग्रेट हम किन चीज़ों के लिए करते हैं लाइफ में? वो चीज़ें जो हमें मिल नहीं पाती पर हम चाहते थे कि काश वो हमें मिल जाती, ऐसी चीज़ों के लिए हम रिग्रेट करते हैं। तो रिग्रेट करने से क्या होता है, हम उस चीज़ को बार बार याद करते हैं, वो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है। आपको ऐसा लगेगा कि रिग्रेट करने पर तो हम दुखी होते हैं, हम सिर्फ अफ़सोस करते हैं। वो एक बाहर की चीज़ है जो नज़र आती है, बट डीप इनसाइड किसी चीज़ के बारे में जो हमें मिल नहीं सकी, अगर हम उसके बारे में बार-बार सोचेंगे ना, तो एक मेंटल प्लेज़र वो हमें देती ही है। और इस तरह से हम उस नेगेटिव सिचुएशन के अगेंस्ट डिफेंसिव हो जाते हैं,
जो चीज़ हमें नहीं मिल सकी। तो इस तरह से हम रिग्रेशन को समझते हैं कि रिग्रेट हम करते ज़रूर हैं, वहाँ पे सिचुएशंस में नेगेटिव होता है कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं ऐसा कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ों में हम रिग्रेट तो करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में रहकर हम उस फेज़ को जीना चाहते होते हैं। तो रिग्रेशन इज़ ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान से समझिएगा इसको कि प्रोजेक्शन में क्या होता है। प्रोजेक्शन में हम ये वर्ड पिक कर रहे हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो वर्ड है दिखाता है कि आप कुछ किसी चीज को कहीं पे डिस्प्ले कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वैसे भी जो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, प्रोजेक्टर से आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है ना। यही तो होता है कि हमारे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं थ्रू प्रोजेक्टर, ये हमारा प्रोजेक्टर हो गया, राइट। अब प्रोजेक्टर की हेल्प से आपको दिख रहा है एक्चुअली, बट दिख कहाँ रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है। जो आपको दिखाने, जो भी पिक्चर, जो भी इमेज, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, उसको दिखाने का असली काम इसका है। अगर यही ना होगा तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। हालांकि ये भी एक बात है कि स्क्रीन की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बट फिर भी जो प्रोजेक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उसके ही थ्रू आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट दिख तो आपको यही रहा है ना, तो आप तो यही सोचते हैं ये प्रोजेक्टर है। कई बार तो लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है प्रोजेक्टर चल रहा है, दे वुड नॉट कॉल इट स्क्रीन, दे विल डायरेक्टली कॉल इट प्रोजेक्टर। तो ये क्यों है, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोजेक्शन की डिफेंस मैकेनिज्म हम तब अप्लाई करते हैं कि जो हम में खुद होता है वो हम दूसरों में देखते हैं। वन ऑफ द वेरी 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 कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, जो उनके खुद के अंदर है। इफ दे हैव जेलसी, दे विल सी नेगेटिविटी इन अदर पीपल। खुद के अंदर बहुत ज्यादा जेलसी है, लेकिन खुद के अंदर बहुत ज्यादा हेट है, लेकिन दूसरों में क्या बताते हैं, दूसरों में कमियां बताते हैं, दूसरों में बुराइयां दिखाएंगे। वो वही चीज देख रहे हैं जो उनके अंदर खुद है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई पर्सन आपको इवेलुएट कर रहा है तो वो एक्चुअली आपको इवेलुएट नहीं कर रहा है, वो तो अपने थॉट्स को डिस्प्ले कर रहा है, वो तो अपनी फीलिंग्स को दिखा रहा है कि उसके मन में क्या है। आप वही तो दुनिया को दे सकते हैं ना जो आपके अंदर होगा। तो यही चीज हमें प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म समझाती है कि प्रोजेक्टर में जो है वही वो आपको स्क्रीन पर दिखाएगा, राइट। तो अगर कोई पर्सन आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बात करता है तो दे आर द प्रोजेक्टर, यू आर जस्ट द स्क्रीन, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप एक स्क्रीन है जिसके ऊपर एक इमेज डाली जा रही है कि देखिए ये पर्सन ऐसा है वैसा है, लेकिन जब वो कुछ भी बोल रहा है वो उसके खुद के नेगेटिव थॉट्स है। तो ये हम दुनिया से बाहर निकल के जरा वापस अपने इस पे आते हैं कि प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में हमें कैसे इस बात को समझना है। सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्शन में लोग अपनी जो खुद की नेगेटिविटी होती है उसको दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जैसे वो तो सबसे अच्छे हैं दुनिया में और जो भी प्रॉब्लम है वो दूसरे की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक और जनरल एग्जाम्पल से लेते हैं कि एक टीचर क्लास में आए, उन्होंने बोला कि ये जो टेबल है ये किसने तोड़ दिया, वट एवर एनीथिंग, जो किसने तोड़ा। तो बच्चे ने क्या करा, किसी दूसरे पे इल्जाम लगा दिया। प्रोजेक्शन इज मोस्टली अबाउट ब्लेमिंग, प्रोजेक्शन इज ऑल अबाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन, बट यहाँ पे जो कॉज होता है वो उसी पर्सन का होता है। जैसे मैंने अभी आपको प्रोजेक्टर और स्क्रीन का एग्जाम्पल से रिलेट करके बताया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है प्रोजेक्शन, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म का, और इम्पॉर्टेंट तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं विच इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है, लेट मी राइट फर्स्ट। रैशनलाइजेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो अगेन बहुत कॉमन, बहुत पॉपुलरली यूज होती है। और रैशनलाइजेशन में हम एक वर्ड पिक करेंगे क्योंकि वही एक अच्छा तरीका है, हर चीज के में अगर वर्ड ढूंढें तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। रैशनलाइजेशन में हमने वर्ड पिक किया रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करना क्या होता है, रैशनलाइज करने का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है कि रैशनलाइजेशन में हम गलत को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सही को सही और गलत को गलत कर देंगे तो फिर कहाँ डिफेंस मैकेनिज्म रह गई, क्योंकि हम डिफेंस मैकेनिज्म में नेगेटिव सिचुएशन के अगेंस्ट खुद को सही प्रूव करते हैं। तो रैशनलाइजेशन में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे हम इस चीज को, देखिए कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में जब बच्चों के मार्क्स नहीं आते तो वो कहते हैं कि टीचर ने मार्क्स नहीं दिए होंगे, है ना। दे ट्राई टू ब्रिंग अ कॉज विच सीम्स टू बी वैलिड। अब ये यहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं है, इस बात को समझिएगा, हम प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। रीजन मे बी डिफरेंट, कुछ अलग अलग रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने कह दिया कि टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है इसलिए उन्होंने मेरे मार्क्स कट कर दिए। एक ये कह सकता है कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था,
किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं आए क्लास में। ये तो बहुत कॉमन है, आपने ज़रूर सुना होगा छोटे बच्चों के मुँह से कि क्लास के हाईएस्ट ही 60 थे मम्मी, तो मेरे कैसे ज़्यादा आ जाते। तो इस तरीके के कुछ एक्सक्यूज़ेज़ बच्चे देते हैं। एनीवे रैशनलाइज़ेशन की हम बात करें तो रैशनलाइज़ेशन में यही होता है कि जो हम एक ऐसा रीज़न देते हैं, एक ऐसी बात अपने जस्टिफ़िकेशन में कहते हैं, जो हमारी बात को वैलिडेट कर रही होती है। तो हम कहीं न कहीं हम सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो हम रैशनलाइज़ कर रहे हैं, राइट? ये हमें ऑन द आउटसाइड करना है। इंटरनली तो हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट देखने वाले पर्सन को, बाहर समझने वाले पर्सन को हमें कन्विंस करना है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम बात आपको समझा रहे हैं वो है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि रैशनलाइज़ेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज़्म है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि हम लोग एक्सक्यूज़ेज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्सक्यूज़ेज़ रैशनलाइज़ेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो मैंने आपसे बिल्कुल वीडियो की बिगिनिंग में कहा था कि एक्सक्यूज़ेज़ जो हैं वो रैशनलाइज़ेशन का हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म का एक सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो रैशनलाइज़ेशन यहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज़्म हो गई जहाँ पे हम गलत को सही प्रूव करते हैं बाय एडिंग समथिंग टू अ सिचुएशन। उस सिचुएशन के को अब सैटिस्फाई करने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल या कोई सिचुएशन फिट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा नेक्स्ट 7th ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें चीज़ों को डिस्प्लेस किया जाता है, मतलब इधर से उठा के उधर कर देना। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन की अपने बॉस से डाँट पड़ी। अब वो पर्सन पलट के बॉस को तो डाँट नहीं सकते, राइट? तो वो क्या करेंगे, घर आके अपने पेट्स पे चिल्ला दिए या मे बी अपने फैमिली मेंबर्स पे चिल्ला दिए। तो इधर का गुस्सा उधर निकालना, इधर की एंग्ज़ायटी उधर ट्रांसफर कर देना इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वैसे भी आपने फिज़िक्स में भी ये टर्म सुनी होगी, साइंस में इतना टर्म बेसिक सुना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे हमारी एंग्जाइटी उठ के कहीं से जो हमको मिली है वो हम कहीं और पहुंचा देते हैं। दैट सिंपल एज इट इज। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट दिस काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें हम एक तरफ से दूसरी तरफ अपनी नेगेटिविटी पहुंचा देते हैं। एक हमारे पास दूसरी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम सबसे ज्यादा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि कहलाती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसका आउटकम पॉजिटिव होता है। ये ओनली एंड ओनली डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका आउटकम पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाली हूँ कि जैसे कि एक पर्सन जिसका ब्रेकअप हो गया, राइट? ब्रेकअप होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आउटकम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। लेकिन एक कैटेगरी वो भी होती है जो यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं, राइट? तो वही है सब्लिमेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कि पर्सन जब बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में होता है तो वो उससे बाउंस बैक करके कुछ पॉजिटिव करने लगे। जैसे कि कोई ब्रेकअप के बाद जिम में जाने लगे, जिम जाके वो अपनी बॉडी बनाने लगे, राइट? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन विच इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। और ये एकमात्र डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी होती है जो बहुत पॉजिटिव होती है, जिसका आउटकम पॉजिटिव होता है। तो ये आपको डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब हम बात करते हैं एक और डिफेंस मैकेनिज्म की जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है, हम एक ऐसा रिएक्शन फॉर्म करते हैं जो हम एक्चुअली में फील नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले लिख दूं पूरा। तो रिएक्शन फॉर्मेशन में होता क्या है कि पर्सन एक ऐसा रिएक्शन फॉर्म कर रहा होता है, बाहर से कुछ दिखाना, अंदर से कुछ। मतलब आपने सुना होगा ना कि मुंह में राम बगल में ईंट, एक ऐसा मुहावरा है। या और भी इस तरीके के बहुत सारे मुहावरे और फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे हमारे मन में कुछ और है लेकिन हम कुछ दिखा कुछ और रहे हैं। दूर से आते हुए एक पर्सन को हमने कहा देखो कितनी बेकार लग रहा है। सामने आके जैसे वो हमारे पास आया तो हमने कहा कि टुडे यू लुकिंग वेरी नाइस। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फॉर्मेशन कि जो हमारे अंदर है हम उस चीज को ना दिखा के उसके ऑपोजिट एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेट भी कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन जिसमें ऑपोजिट फीलिंग्स को शेयर किया जाता है, राइट? तो ये थी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आई होंगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताती चलूं कि जो लोग डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ऐसा वो चाहकर नहीं करते, ये नेचुरली उनसे हो जाता है और खुद को वो क्योंकि ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो इस चीज को वो बढ़ावा खुद ही देते चले जाते हैं, उन्हें भी नहीं मालूम चलता। धीरे धीरे वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म का ओवर यूज करने की प्रॉब्लम भी होती है। जब उन्हें साइकेट्रिस्ट या जो भी उनके डॉक्टर्स होते हैं जब वो पूरी तरीके से उनका चेकअप करते हैं तो ये चीज साफ नजर आती है कि उनकी पर्सनालिटी में एक इश्यू है, एक प्रॉब्लम है कि उनको डिफेंस मैकेनिज्म का ओवर यूज करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये इसको भी खैर ट्रीट किया जाता है और जब पर्सन के अंदर से इस प्रॉब्लम को
सॉल्व कर दिया जाता है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो सकता है। तो अब नोटिस करिएगा आपके आस-पास ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, डेफिनिटली आपको उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ एब्नॉर्मैलिटी ज़रूर नज़र आएगी। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू इट फॉर मी and it will be a big motivation for me as well. So I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.